श्रेय कल एक क्वेश्चन रह गया था ना मेजर टेस्ट का। हाँ सर। देखो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी इसमें ना, 4:x - 1 - x। 4:x - 1 - x। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 है तो 4 के पावर में 0 बन रहा है, 4:x - 1 पावर में 0 बन रहा है। और फिर ये -x है ना, तो यहाँ पे -1 बना रहे थे क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 1 है इस जगह पे। ये रॉन्ग है मैथमेटिकली, क्योंकि हमने ये देखा था ना रिजल्ट एक मिनट, हमने ये रिजल्ट देखा था, लिमिट x टेंडिंग टू a रेज टू fx -1 अपॉन fx। और इस लिमिट पे fx अगर 0 की ओर टेंड होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे -1 था, x नहीं था। जब लिमिट x टेंडिंग टू 1 होता है तो हम इसको 1 बना देते, लेकिन एक्चुअल में ये 1 है नहीं। ये x 0 की ओर टेंड हो रहा है, 1 नहीं है। सॉरी, x 1 की ओर टेंड हो रहा है, 1 है नहीं। अगर ये इस तरह का होता ना 4:x - 1 -1 अपॉन अपॉन में भले ही कुछ नहीं होता, 4:x - 1 -1 होता तो वो ट्रिक काम करती। तुम्हें समझा क्या? हाँ सर। बाकी सब सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से रिजल्ट क्या मिला था हमें, x - 1। अच्छा, यहाँ से भी x - 1 नहीं मिला था, इसमें भी शायद कुछ हुआ था मिस्टेक। ये इरेज नहीं होगा क्या? ये इरेज नहीं होगा अभी, इस क्वेश्चन को वापस करेंगे हम। ठीक है, करते हैं वापस है। मतलब देखो ना श्रेय, हम क्या करते, log 1 प्लस fx अपॉन fx। अगर किसी भी लिमिट पे fx 0 की ओर टेंड हो रहा है तो log n 1 दोनों को हटाते, सिर्फ log को नहीं हटाते। तो यहाँ पे हम कल सिर्फ log को हटा रहे थे, वैसे नहीं, log n 1 को हटाना है। तो log n 1 को हटाऊंगा मतलब मैं 1 प्लस x अपॉन 2 -1 कर रहा हूँ। भाई -1 प्लस 1 किया ना, तो +1 को तो हटा दिया log के साथ, अब यहाँ पे -1 कर रहा हूँ। तो ये बनेगा x -1 अपॉन 2, सिंप्लीफाई करने पे। तो ऊपर आ रहा है x - 1, डिनोमिनेटर में 2, x - 1 से x - 1 कैंसिल होगा, अपॉन 2 आएगा, वो बार बचेगा। बाकी सब इससे सब्सटीट्यूशन से करना पड़ेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। सार्थकी समझ रहा है तुझे? सर सब्स्टिट्यूशन से कैसे करना है वो? कल किया ना हमने। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट 4:x - 1 - x। एक तो ये वाला फैक्टर, डिनोमिनेटर में ये वाला फैक्टर, इन दोनों को तो साइड में रखते क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन से ही होंगे, डायरेक्ट बन नहीं रहे। और जो बाकी के बचे हैं पहले उनको सोल्व कर लेते हैं। log 1 प्लस एक्स अपॉन 2, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन x - 1। अब ये तो पता है आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कोई भी लिमिट हो, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एफ एक्स होल अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1। वैसे ही साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, चाहे कोई भी लिमिट हो, वो भी 1 होता है अगर इस लिमिट पे ये 0 की ओर टेंड हो रहा था, यानी कि log के अंदर 1 बन रहा है। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे ना, तो 1 + 1 2, 2 अपॉन 2 1 बन रहा है ना। भाई एफ एक्स 0 की ओर टेंड हो रहा है मतलब log के अंदर 1 बन रहा है। तो हम log n 1 को हटा देते हैं और एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाता है। तो log n 1 को हटा रहा हूँ मतलब log को हटा के -1 कर रहा हूँ। सो ऊपर न्यूमरेटर में बनेगा x - 1
अपॉन 2, डिनोमिनेटर में x माइनस वन, x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, तो यहां से हमें मिल रहा है 1/2। श्रेय सही ना? हाँ सर। ओके, लास्ट के दो फैक्टर से 1/2 मिल रहा है। 1/2 को करते साइड में, ठीक है, लास्ट में अपॉन 2 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा याद रखेंगे। बचा क्या है? 4x माइनस वन माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में 7 प्लस एक्स होल पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 3x होल पावर 1/2। अपना इसमें लिमिट है x टेंडिंग टू 1। हम क्या कर रहे हैं? x टेंडिंग टू 1 है ना, तो इसका मतलब x माइनस वन टेंडिंग टू 0। अब इसको अगर मैं t कंसिडर करूं, x माइनस वन सपोज t, तो t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यानी कि बना लिमिट t टेंडिंग टू 0, x माइनस वन की जगह तो t पुट करना और x की जगह t प्लस वन, सो 4:t माइनस इसकी जगह t प्लस वन। तो अगर ब्रैकेट हटाऊंगा तो ऐसा बनेगा ना t माइनस वन, सही ना श्रेया? हाँ सर। डिनोमिनेटर में 7 प्लस एक्स, एक्स की जगह टी प्लस वन, यहां से देखो ना आप, एक्स की जगह टी प्लस वन, तो ये बनेगा 8 प्लस टी होल पावर 1/3 माइनस एक्स की जगह टी प्लस वन, तो 3t प्लस 3 बनेगा ये ना, यानी कि 4 प्लस 3t, क्योंकि एक 1 ऑलरेडी है अपने पास। सार्थक ही सही कर रहा हूं ना? यस सर। ओके, 4:t माइनस वन अपॉन टी इंटू टी करूंगा ना, 4:t माइनस वन अपॉन टी इंटू टी, माइनस टी एज इट इज, ठीक है। इन दोनों को साथ में लिया मैंने, 4:t माइनस वन अपॉन टी इंटू टी, और ये माइनस टी साइड में लिखा है। ओके, समझ आया होगा आपको। यहां से डिनोमिनेटर से 8 कॉमन लिया, पावर 1/3 है तो 2 बार आया, 1 प्लस टी बाई 8 होल पावर 1/3 माइनस 4 कॉमन लिया, पावर 1/2 इसलिए 2 बार आया, 1 प्लस 3t बाई 4 होल पावर 1/2। लिमिट टी टेंडिंग टू 0 पे ये क्या बन रहा है? ln4। टी कॉमन ले लिया ना, इधर बना ln4 टी माइनस टी, टी कॉमन लिया तो ln4 माइनस वन इंटू टी, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ गया, और अंदर बन रहा है 1 प्लस टी बाई 24 माइनस 2 कॉमन आया तो माइनस वन माइनस 3t बाई 8, 1 से 1 कैंसिल, t बाई 24 माइनस 3t बाई 8, t ऊपर ln4 माइनस वन ऊपर, 2 बार एक साइड में, t अपॉन 24 माइनस 3t अपॉन 8 कितना? एक काम करते 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ये बन रहा माइनस 8t अपॉन 24, यानी कि माइनस t अपॉन 3, t से t कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला गया, माइनस भी ऊपर चला गया, तो माइनस 3 अपॉन 2, और 1/2 ऑलरेडी अपने पास था, तो माइनस 3/4 ln4 माइनस वन, ये अपना आंसर है। ठीक है श्रेया, ऑप्शन में कुछ ऐसा था, -3/4 ln4/e, तो इस वन को आप ln e लिख सकते हो, ln e, log a माइनस log b से log a अपॉन b, ये ऑप्शन में छोड़ा। ओके श्रेया, समझा तुझे? यस सर। ठीक है, इरेज कर रहा हूं ना। ठीक है, स्टार्ट करते सीक्वेंस एंड सीरीज। ये पहले हुआ क्या श्रेया? क्लास में हो गया? तो हुआ था, ऑनलाइन में हुआ। ऑनलाइन ही हुआ था, मतलब कितना समझ आया, कुछ है क्या ऐसा था कि मैं बुक में से होमवर्क दे सकूं आपको, पूरा पूरा एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज है, उसमें से शायद लास्ट के 2 तो नहीं हुए होंगे डिलीटेड पोर्शन के। हाँ बस। सर लास्ट का एक बचा था एक्सरसाइज। अच्छा, एक ही बचा था, 4 हो हाँ। गए। हाँ सर ने लिए थे। अब देखो 9th 10th में भी पढ़ा आपने, 11th में भी सीख लिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि
एक साथ अगर पूरा का पूरा एक्सरसाइज, चारों एक्सरसाइज अगर होमवर्क में दूं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दूंगा मैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हम जेई में बेसिक लेवल का बिल्कुल नहीं सीखने वाले, पहले ही दिन से थोड़ा टफ लेवल से ही स्टार्ट होगा। जैसा जो आपने सीखा है ना उधर, वो एक ही स्लाइड में पूरा हो जाएगा। आई मीन एपी का एक ही स्लाइड में पूरा हो जाएगा, जीपी का एक ही स्लाइड में पूरा हो जाएगा, जो वहां पे सीखा वो सब। यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। और मैंने बताया ना, ये जो नेक्स्ट 3 टॉपिक हम करने वाले, सीक्वेंस इन सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रैक्टिस बहुत चाहिए रहेगा इसमें। और ये 3 चैप्टर के अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अच्छे हो जाते हैं तो रैंक काफी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि हर किसी के अच्छे नहीं होते, छूटते ही छूटते हैं। तो एक काम करते फिर, मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको। अरे यार, कीर्ति बोल रही है कि बेसिक रिवाइज करो, आप बोल रहे हो ऑनलाइन हुआ अच्छे से नहीं हुआ। सर ज्योमेट्रिक नहीं हुआ अच्छे से। क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा फिर तो। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करें क्या पहले? हाँ क्या सर। बोलते हो, आज टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे क्या श्रेया? हाँ सर। ठीक है, इसको रहने देते हैं। और गायत्री बोल रही है बैच 11 को भी नहीं सिखाया अभी तक, क्योंकि वो जरूरी है। टेक्स्ट बुक का अच्छे से आएगा ना तो फिर यहाँ पे अच्छे से कॉन्फिडेंस बनेगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम होगा तब। ये काम करते ना, आज टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही करते, वहां से मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, सारे एक्सरसाइज में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, मिसलेनियस तो पूरा करना ही है, तो 2-3 दिन का एक साथ होमवर्क दे दूंगा, ताकि थोड़ा थोड़ा करके 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। और ऐसा कर सकते फिर इधर थोड़ा धीरे चलेंगे जब तक वो होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वो जरूरी है पहले। ठीक है, काम करते वही करते फिर। तुम लोग बोले थे कि हो गया हमारा, इसलिए मैंने वो स्लाइड्स भी इसी तरह के बनाए, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ले सकते थे। सर बेसिक मतलब एकदम बेसिक से भी नहीं चाहिए था सर, चलेगा ऐसे? आदित्य ये पता है क्या एसएन का फॉर्मूला कैसे डेराइव करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? क्या आदित्य, अगर एस एन गिवन हो, एस एन एन के फॉर्म में गिवन है, तो टी एन कैसे फाइंड करते हैं? nth का टर्म, ये जो लास्ट में नॉट 3 दिख रहा है ना, वो पता है क्या कैसे आता है?
हाँ सर, Sn का फॉर्मूला तो डेराइव करना उसके आता है? आगे के टर्म माइनस, मतलब एस, अगर S3 चाहिए होगा तो S4 माइनस S3 करने का, तो वो बस एक टर्म मिल जाती है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है पता है कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? अगर ए एंड बी दो नंबर है, उनके बीच में अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो क्या करेंगे? A plus B by 2. ओके, ज्योमेट्रिक मीन? ओके, काम करते हैं ना। तो रूट ए बी ना, हाँ, ज्योमेट्री। रूट ए बी। ये काम करते हैं ना, आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं जो भी होमवर्क देता हूँ ना, वो होमवर्क आप कहीं से देख के मत करना, ठीक है? कहीं से देख के करोगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा मुझे कि आपको आता है कि नहीं आता है। जितने भी क्वेश्चंस होते करना, और जो नहीं आते वो होमवर्क के साथ ग्रुप में मेंशन करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। मतलब इतना मेंशन करोगे ना कितने क्वेश्चंस नहीं हुए, वो काफी है। ओके, और इवनिंग तक सेंड कर देना, 7-8 बजे तक, 9 बजे तक, ताकि मुझे पता रहेगा कि कितना आपको आता कितना नहीं आता था, कि यहाँ पे स्लाइड में मैं स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस भी ऐड कर सकूं, वहां का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर सकूं। ओके श्रेया, वैसे चलेगा ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ना एडवांस का सिलेबस ये है। 2 साल पहले इसमें हार्मोनिक मीन भी था, लेकिन अभी हार्मोनिक मीन हटा दिया। सिर्फ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री, आई मीन हार्मोनिक प्रोग्रेशन हटा दिया, तो हार्मोनिक मीन भी हटा दिया। अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक है, तो ये पहले पुराना सिलेबस का पिक है मेरे पास, तो इसमें से हार्मोनिक को हटा दिया मैंने भी। अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन नहीं है। सम ऑफ फाइनाइट अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब एशन n/2 2a plus n-1 into d and Sn इक्वल टू इसका एपी एंड जीपी का दोनों का। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज a/1 minus r, सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये आपके डिलीटेड पोर्शन में है बोर्ड में, हम करेंगे यहाँ पे इसको। सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, इजी सिलेबस है। फिर क्वेश्चन अलग अलग तरीके के बनते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके, इसलिए टफ हो जाता है। बाकी तो ये फेमिलियर है सारे टॉपिक आपके। मेंस में ये सिलेबस है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर। अब इसमें अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक है, लेकिन यहाँ पे दो जो गिवन नंबर है उनके बीच में अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे डालते हैं? वही a+b/2 अंडर रूट ab, रिलेशन बिटवीन a एंड n gm। देखो सिलेबस में तो सिर्फ 2 गिवन नंबर के बीच में अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन डालने का बोला, मतलब सिर्फ एक नहीं, जो हम बोलते हैं ना a+b/2 एंड अंडर रूट ab, एक ज्योमेट्रिक मीन डालना है तो ऐसे होता है, लेकिन एक का नहीं बोला है, मतलब n ज्योमेट्रिक मीन का भी आ सकता है। ठीक है, देखेंगे डिटेल में आगे। रिलेशन बिटवीन am एंड gm, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सम अप टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज Sn, Sn स्क्वायर, Sn क्यूब। ओके, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यस, ये भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए ये दो चीज। एडवांस में एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा इस बार। मेंस में कभी एक आता, कभी दो आते, 1 to 2 क्वेश्चन, मेजोरिटी दो की सीक्वेंस एंड सीरीज से। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या सीक्वेंस की? ए सक्सेशन ऑफ टर्म्स a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7, इस तरह से, formed according to some rules or laws।
कुछ रूल्स या लॉस के अकॉर्डिंग अगर इस तरह के सक्सेशन ऑफ टर्म्स बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल 1 4 9 16 5 क्या है ये? नेचुरल नंबर के स्क्वायर है? नहीं, मतलब इंटीजर के स्क्वायर बोल सकते हैं ना, नेचुरल नंबर जरूरी। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक रूल लिया ना हमने, कुछ लॉ बनाया ना, इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं स्टार्टिंग के। -1 -2 -3 -4 -5 ये भी बोल सकते हैं। हाँ, ये देखने के बाद आगे हम गेस कर सकते हैं ना कि नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, इसके बाद का कौन सा आएगा, इसके बाद का कौन सा आएगा, इसके बाद का कौन सा आएगा। यानी कि सीक्वेंस वो होगी जिनमें हमें कुछ टर्म्स गिवन रहेगी लेकिन आगे के टर्म्स हम गेस कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे हमें दिखेगा कि कौन सा रूल है कौन सा लॉ। ओके, जैसे सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिया, -1 1 -1 1 -1 1, क्या लग रहा है? फर्स्ट टर्म को -1 से मल्टीप्लाई किया, देन -1 से मल्टीप्लाई, देन -1 से मल्टीप्लाई। तो ये देखने के बाद हम बता सकते हैं ना कि इसके आगे का टर्म कौन सा आएगा, -1 1 -1 1 -1 1 -1 1। यस, दिस इज सीक्वेंस। वैसे ही x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल, x⁴/4 फैक्टोरियल, ये भी तो एक प्रॉपर लॉ है, सीक्वेंस है। आगे का बता सकते हैं x⁵5 फैक्टोरियल आएगा, इसके बाद का बता सकते हैं x�6/6 फैक्टोरियल आएगा, इसके बाद में 100th टर्म पे बता सकते हैं कि क्या आएगा। यस, दिस इज सीक्वेंस। लेकिन हम सारे टाइप की सीक्वेंस यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की स्टडी करेंगे। क्या होता है डिटेल में आगे देखते हैं। वैसे आपको पता है अर्थमेटिक का मतलब एक फिक्स नंबर प्रीवियस नंबर में ऐड होता है तो नेक्स्ट नंबर मिलता है, और ज्योमेट्रिक में क्या होता है, एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। सीरीज किसको बोलते हैं? अगर वही सीक्वेंस को एडिशन में लिखते हैं, जैसे ये है ना 1 + 4 + 9 + 16 + 25 ऐसा बन जाता है, तो ये सीरीज है। अभी ये सीक्वेंस है और ये सीरीज है। अभी ये सीक्वेंस है -1 + -1 + -1 + -1 इस तरह का रहेगा ना, तो ये सीरीज हो गया। सेम x/1 फैक्टोरियल + x² 2 फैक्टोरियल, ये सीरीज है, प्लस में आ गया, प्लस या माइनस में, तो वो सीरीज है। अदरवाइज ये सीक्वेंस है। ओके, तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, मतलब सीक्वेंस के बारे में भी आएगा, सीरीज के बारे में भी आएगा। स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह एक अच्छा क्वेश्चन लिया मैंने, और ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, सीक्वेंस एंड सीरीज के फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, कि एक सीक्वेंस nth टर्म के फॉर्म में हमें गिवन है और हमें सीक्वेंस से लिखना है कि सीक्वेंस एक्चुअल में है क्या। अब nth टर्म की बात हो रही है तो मतलब ये n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। 0th टर्म का क्या मतलब, कि कोई टर्म है ही नहीं? नहीं, कोई मतलब नहीं। नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं ये नहीं बोल सकता ना -2th टर्म, -3th टर्म, -10th टर्म, कोई सेंस नहीं। अब डेसिमल भी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बोल सकते 3.5वीं टर्म कौन सी है, 9.5वीं टर्म कौन सी, मतलब ये n यहाँ पे नेचुरल नंबर, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब ये जो हमें दिया ना 2n/n, यहाँ पे n की जगह एक बार 1 2 3 4 इस तरह से पुट करते जाना। सो ये बनेगा 2^1/1, 2^2/2/2, 2^3/3, 2^4/4, 2^5/5। कहां तक लिखना, लिखते जाना। लेकिन क्योंकि ये सीक्वेंस है तो यहाँ पे एक प्रॉपर रूल, प्रॉपर एक कुछ लॉ दिखेगा हमें कि किस अकॉर्डिंग बनाए, तो डेस 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 बना सकते हैं स्टार्टिंग के 3 4 या 5 टर्म लिख के, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये बनेगा 2 2 8/3 16/4 यानी कि 4, 32/5 इस तरीके से। आपको ये देख के नहीं लग रहा होगा कि कौन सा रूल, कौन सा हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहां से देख के लग रहा है, यहां से देख के लग रहा है। ठीक है, हो गया फर्स्ट। सेकेंड, वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले, n की जगह 1 2 3 4 इस तरह से। जब 1 आएगा ना -1 की पावर में, मतलब जब ऑड आएगा तो ये -1 बनेगा, इवन आएगा तो +1 बनेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो n की जगह 1 पुट किया तो 3 - 1/3, 3 + 1/3,
कॉमा 3 माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू 3, कॉमा 3 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू 4, कॉमा 3 माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू 5। बस ये सिंप्लीफाई कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और क्या। 2/3, 4/9, 2/27, 4/81, 5/243, इस तरह से ये चलता रहेगा। 582। ओके सर, यह समझ आ रहा ना? हाँ सर। और भी है ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन ठीक है, इतना काफी है अभी बेसिक्स में। आप कर सकते हो, बाकी किसी भी टाइप के बेसिक के क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोग्रेशन, फर्स्ट टाइप की सीक्वेंस, अर्थमेटिक, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, और एपी ही बोलेंगे, इतना बड़ा कौन बोलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी होता क्या, अगर मैं इस तरह का सीक्वेंस लूं, सपोज सीक्वेंस का फर्स्ट हमें A1, अब इसमें कुछ नंबर एड या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही बात है भाई। मैं आपको ये बोलूं कि मैंने 2 में 3 को ऐड किया, या फिर सब्ट्रैक्शन से अगर देखें तो मैं अगर आपको बोलूं कि 10 में से मैंने 2 माइनस किया, तो इसका मतलब ये है ना कि मैंने 10 में -2 ऐड किया। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही। तो अगर किसी सीक्वेंस में कोई एक फिक्स नंबर ऐड होकर नेक्स्ट नंबर मिलता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। जैसे फर्स्ट हमें A1, यहाँ पे मैं कोई नंबर ऐड कर रहा हूँ, सपोज D। अब A1 प्लस डी, इसमें वापस से D ऐड किया, यानी कि A1 प्लस डी प्लस डी। अगेन नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए मैंने, ये हो गया A1 प्लस 2D, सो A1 प्लस 2D में अगेन D ऐड किया, वही नंबर। ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये स्पेशल टाइप की एक सीक्वेंस है जो हम स्टडी करने वाले। अगेन A प्लस 3D, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट में A प्लस, ठीक है, अब ये सही रखते लास्ट वाले को, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ना क्या बने। A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, A1 प्लस 4D, ऐसे चलता रहेगा। क्या हम गेस कर सकते हैं कि लास्ट का nth टर्म क्या आएगा? जैसे फर्स्ट टर्म में A1 प्लस 0D है, सेकेंड टर्म में, ये फर्स्ट टर्म है अपना, दिस इज फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। आप नोटिस करोगे कि फर्स्ट टर्म में D का कोफिशिएंट 0 है, सेकेंड टर्म में D का कोफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म में D का कोफिशिएंट 2 है, फोर्थ टर्म में D का कोफिशिएंट 3 है। मतलब जितनी नंबर ऑफ द टर्म है ना, कि हम कौन सी टर्म की बात करें, उसमें D का कोफिशिएंट 1 माइनस है। अगर मैं आपको बोलूं nth टर्म कौन सा है, तो आप ये नहीं बोलोगे क्या A1 प्लस n-1 इंटू D, सही ना रहेगा? हाँ सर। ओके, यहां से हमें एक ये फर्स्ट रिलेशन मिला है। nth टर्म AP में A1 प्लस n-1 इंटू D होता है, और इसको AP बोलते हैं। AP मतलब कि एक प्रीवियस नंबर में कुछ फिक्स नंबर ऐड करके हम नेक्स्ट नंबर फाइंड करते हैं। ओके, ये कुछ रिजल्ट है, डायरेक्ट याद रखना है, प्रूफ भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट क्या है, nth टर्म ऑफ AP इज, ओके, nth टर्म को TN से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में TN से डिनोट करेंगे इसको। जैसे मैं किसी दिन लिखूं T2, इसका मतलब सेकेंड टर्म। अगर मैं लिखूं T10, इसका मतलब 10th टर्म। किसी दिन मैं लिखूं T39, इसका मतलब 39th टर्म। सो nth टर्म को TN से डिनोट करते हैं, और ये होता है A प्लस n-1 इंटू D, जहां पे A है फर्स्ट टर्म। व्हाट इज A? फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। एंड D यहाँ पे वो नंबर जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म में D ऐड करता हूं, जैसे A1 प्लस D, ये आएगा A1 प्लस 2D, फिर आएगा A1 प्लस 3D।
अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना तो डी आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डी आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डी आएगा। यस ऑब्वियसली डी को ऐड किया तो डिफरेंस डी आना चाहिए, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं कि कोई भी दो सक्सेसिव कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो वो डी आएगा। ओके, वे डी इज इक्वल टू टी एन माइनस वन, यानी कि कोई nth टर्म में से उसकी जस्ट प्रीवियस वाली टर्म को माइनस करेंगे तो वो डी मिलेगा। ओके, सेकेंड, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल, जहां पे l nth टर्म है यानी कि लास्ट टर्म है, Sn का ये फॉर्मूला, और एक और दूसरा फॉर्मूला n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके श्रेया, याद रहेगा क्या? हाँ सर। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखना है तो बुक में डेरिवेशन गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। नोट लिखे हुए कुछ 3 इंपॉर्टेंट नोट है और ये वाकई में इंपॉर्टेंट है। nth टर्म ऑफ NAP इज ऑफ द फॉर्म, क्या लिखा हुआ है? nth टर्म ऑफ NAP इज ऑफ द फॉर्म an प्लस b, यानी कि एक लीनियर एक्सप्रेशन है n में। इन सच ए केस द कोफिशिएंट ऑफ n इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, यानी कि AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा इस केस में वो n का कोफिशिएंट होगा। कैसे कैसे कैसे? nth टर्म कैसे गिवन है? an प्लस बी, इसका मतलब T1 कितना होगा? a प्लस बी। T2 कितना होगा? 2a प्लस बी। अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे T2 माइनस T1 तो b में तो कोई चेंज नहीं, b तो कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 2a माइनस a, यानी कि a आया ना। ये मतलब जैसे जैसे हम n को चेंज करेंगे ना वैसे वैसे a का कोफिशिएंट चेंज होगा। और वापस से कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे तो वो d होता है और d इक्वल टू आ गया a। यस, डायरेक्ट याद रखना। ऐसा क्यों होता है ये रहा, आप देख सकते हो। ओके श्रेया? हाँ सर। सेकेंड, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज ऑफ द फॉर्म, अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इस फॉर्म में गिवन है an स्क्वायर प्लस bn, यानी कि a के साथ n स्क्वायर b के साथ n, यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है n में। इन सच केस द कॉमन डिफरेंस इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस होगा 2a। कैसे? Tn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, T1 इक्वल टू व्हाट? 1a प्लस b, T2 इज इक्वल टू, सॉरी ये Sn गिवन, Tn नहीं है Sn है। यहाँ पे ये Tn था ना nth टर्म, और इधर है सम ऑफ n टर्म्स, फर्क है दोनों। Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, S1 a प्लस b, S2 n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4a प्लस 2b। ठीक है श्रेया, S1 का मतलब क्या होता है? S1 का मतलब ये होगा ना फर्स्ट टर्म का सम। फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म, क्योंकि टर्म एक ही है तो सम की बात ही नहीं हो रही, ये फर्स्ट टर्म है, राइट ना? इसको T1 बोल सकता हूं ना मैं। हाँ सर। S2 का मतलब क्या? फर्स्ट टू टर्म का सम, यानी कि T1 प्लस T2, राइट? दिस इज T1 प्लस T2, है कि नहीं? हाँ सर। अब मैं S2 में से S1 को माइनस करूं, यानी कि मैं T1 प्लस T2 में से T1 को माइनस कर रहा हूं। जब इन दोनों को माइनस करूंगा तो T2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि ये हुआ 3a प्लस b। ठीक है, ये T2 है, ये T1 है। D कैसे फाइंड करेंगे? कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, दिस इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस a माइनस b, b से b कैंसिल हो गया, 3a माइनस a इज 2a। यस 2a। ओके श्रेया, समझ रहा है ना? हाँ सर। श्रेया ये दो नोट रिपीट कर सकते हो क्या? अगर एक एपी की एन टर्म an प्लस बी इस लीनियर फॉर्म में दी है n की, तो उसका कॉमन डिफरेंस a होगा। और अगर एपी का सम ऑफ n टर्म्स an स्क्वायर प्लस bn ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी है तो उसका कॉमन डिफरेंस 2a होगा। ओके, और nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं? Sn माइनस s n माइनस 1, ये तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है,
ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज n टर्म का सम है अपने पास, n-1 टर्म का सम है, तो n टर्म का सम मतलब क्या, इससे पहले जितनी भी टर्म्स थी उनका सम, यानी कि यहां तक जो टर्म्स थी और यहाँ पे जो टर्म थी उनका सम। और n-1 टर्म का सम का मतलब यहां तक जितनी भी टर्म्स थी उनका सम। अगर ये माइनस कर देंगे तो कौन सी बचेगी? nth टर्म ही तो बचेगी। आदित्य समझ आ रहा है क्या तुझे? क्या आदित्य? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन करते फिर, एपी का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। In a certain AP, 5 times the fifth term is equal to the 8th times the 8th term. Prove that 13th term is 0. 13th term 0 प्रूव करना, तो T13 होता क्या? A plus Tn in general, 20 Tn क्या? A plus n-1 n into minus D, 1 into 2। यानी कि इसको डायरेक्टली 12 लिखूं क्या? 12D। T13 इक्वल टू A plus 12D, क्योंकि Tn में n-1 होता है तो इधर 12 हुआ। सही ना आदित्य? यस सर। ओके, अब हमें क्या चाहिए इसको सोल्व करने के लिए? हमें A चाहिए, D चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक डेटा गिवन है, देखते कुछ रिलेशन फाइंड करते हैं। A plus 12D की जगह कुछ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्या? 5 times the fifth term, 5 times the fifth term is equal to 8th time the 8 times the 8th term, 8 times the 8th term। ओके 5, T5 का मतलब क्या? अगर मैं इस तरह की T13 इसकी बात करूं तो इसमें फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो वही सेम यहाँ पे भी होगा। फर्स्ट टर्म A A plus कॉमन, 4D, और इधर A plus 7D, A 8 into प्लस 8। A+7D। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं ना, देखते क्या बन रहा है। 5A और उधर है 8 है, राइट हैंड साइड में गया तो कितना? 3A। इधर है 20D और इधर है 56D। 20D उधर गया तो कितना बचेगा? 36 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले सकते हैं ना, A plus 13D, नहीं ना, A plus 12D, A plus 12D सर। A 12D plus इज 20 इक्वल, हाँ हो इसका गया मतलब प्रूफ। T13 इक्वल टू 0 हो गया प्रो। देखो इस तरह का मिस्टेक होता है कभी कभी, है ना, जैसे मेरे भी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे जेईई एडवांस। क्वेश्चन रीड करते हैं ना तो ऐसा लग रहा है 13th टर्म फाइंड करना, 13th टर्म फाइंड करना। और 13th टर्म होता है A plus 12D, यानी कि हमारे पास दो अननोन है T13 फाइंड करने के लिए। मतलब क्वेश्चन में दो डेटा गिवन होना चाहिए ना हमें, दो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तभी तो दो रिलेशन मिलेंगे, ए एंड डी का वैल्यू आएगा, इसमें पुट करेंगे तो T13 आएगा। लेकिन हमें डेटा तो एक ही गिवन है कि 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म। ये तो एक ही हुआ ना। पर होता क्या, कभी कभी रिलेशन डायरेक्टली इस तरह का आता है कि हमें अलग से ए एंड डी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके श्रेया? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ना। फाइंड द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज विच इज न्यूमेरिकली द स्मॉलेस्ट। ओके, न्यूमेरिकली कौन सी टर्म स्मॉलेस्ट है? ऐसी है अपने पास सीरीज 25, 22, 3/4, 20, 1/2, 18, 1/4, ऐसे चलता जा रहा है, चलता है। और आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये डिक्रीज हो रहा है ना, 25, 22, 20, 18, मतलब इसमें डी नेगेटिव है। ठीक है, और अभी ये एपी में है कि नहीं है वो भी हमें देखना पड़ेगा, बट क्योंकि हम तो इसको एपी में ही कर रहे हैं इसलिए अभी देखने की जरूरत नहीं है कि ये एपी में है कि नहीं। एपी में कुछ फिक्स नंबर सब ट्रेक हो रहा है, तो सर ये कहीं ना कहीं 0 के आसपास भी आएगा। मान लो 1/2 या 3/4 इस तरह का आएगा। फिर वापस से डी सब ट्रेक करेंगे तो हो सकता है 0 आएगा, हो सकता है 0 नहीं भी आएगा, लेकिन वो फिर माइनस में चला जाएगा ना, जैसे -1/3, फिर -4/5, इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो न्यूमेरिकली कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है वो हमें फाइंड करना है, चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में। कैसे फाइंड कर सकते, बता सकते हो क्या? क्या सोम, आदित्य?
सो न्यूमेरिकल द स्मॉलेस्ट मतलब 0 से सबसे पहले की टर्म, नहीं, 0 से पहले की नहीं, 0 के बाद की भी हो सकती है। 0 के पहले की सपोज मतलब फिर वही मतलब 0 आने से पहले वाली टर्म। ना ना ना, 0 आने से पहले वाली नहीं, 0 के बाद की भी हो सकती है। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। सपोज 0 के पहले है अपने पास 1/2, ठीक है, और इस तरह से सीक्वेंस में जा रही है तो 1/2 आ रहा है और फिर 1/4 -1/4 आ रहा है, 1/4 आंसर होगा। और टर्म फाइंड करना मतलब ये कौन सी टर्म है वो फाइंड करना। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट तो ये है ना, अगर साइन को नहीं लो मैं। क्या आदित्य, नहीं समझा तुझे? समझा सर। सर हमें 0 के आसपास की वैल्यू चेक करनी होगी हाँ, दोनों। 0 के जो तो सबसे जो ज्यादा सबसे पास में, छोटी चाहे होगी लेफ्ट वही साइड हो, होगी। हाँ चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, 0 के पास वाली वैल्यू। 0 भी हो सकता है, देखना पड़ेगा अभी। अगर 0 होगा तब तो 0 ही आंसर होगा इसका। नहीं मतलब टर्म 0 होगी, लेकिन कौन सी टर्म है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। श्रेय सर वो बता तो सकते कैसे बस करना? TN में पुट करके मिल जाएगा हम लोग को कौन सी टर्म। देखो थोड़ा इजी बना देता हूँ। ए यहाँ पे 25 है, डी कितना है 22 3/4 माइनस 25, यानी कि मैं ऐसे बोलूँ क्या 25 माइनस 22 3/4, यानी कि 24 1 माइनस 22 3/4, तो 1 माइनस 3/4 तो 1/4 हो गया, 24 माइनस 22 2 हो गया, 2 1/4 ऐसा है, ठीक है। 2 1/4 यानी कि 9/4 माइनस 9/4, क्योंकि हमें ये लेना, हमने उल्टा सोल्व किया तो ये आ रहा 9/4, मतलब डी है -9/4। समझ आया सर? यहाँ हाँ सर। डी इक्वल टू -9/4। कीर्ति समझाइए डी इक्वल टू -9/4 कैसे आया? हाँ सर। ओके, ए एन डी मिल गया। हमें ये देखना कि कौन सी टर्म 0 के करीब है, तो एक काम करते हैं ना, हम टी एन को 0 ही ले लेते हैं। टी एन इक्वल टू 0, हम देख रहे हैं कि कौन सी टर्म 0 है, हालांकि कोई हो सकता है 0 है या नहीं है, लेकिन आगे एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों लिया। टी एन को 0 करते हैं, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए कितना 25, डी कितना -9/4, n माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 100 माइनस 9n प्लस 9 इक्वल टू 0, मतलब 9n इक्वल टू 109। सो n इक्वल टू 109/9। क्लियरली दिख रहा है 9 से डिविजिबल है ही नहीं, n डेसिमल में आएगा। ओके, n डेसिमल में आ रहा है, n इक्वल टू 109/9। कितना आ रहा है देखते हैं। 1 2 पॉइंट 19 1 1 बचा ना, 1 ओके 1 कितना 9 1 1 1 ऐसा आ रहा है ना। n इक्वल टू 12.11। सर मतलब हाँ, इसका जो रिमाइंडर होगा वही टर्म होगी ना फिर। मतलब रिमाइंडर कैसे? हाँ सर, तो 9 से डिवाइड मतलब 1 होगा ना, रिमाइंडर 1 आ रहा है ना। हाँ तो सर तो वो टर्म न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट 1 होगी। नहीं, ऐसा किसने बोला? n फाइंड कर रहे हैं ना हम तो। सर न्यूमरिक मतलब रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब कि आपका ये जैसे 12.11 आया ना, 12.1 सपोज 12.1, क्योंकि 1 बच रहा है तो फिर 0 लगाएंगे तो 10 बनेगा, और 10/9 इज 1, 1 पॉइंट समथिंग 1 लिख रहा हूँ, 12.1 ऐसा बना। इसका मतलब ये हो कि 12th टर्म आपकी पॉजिटिव है और 12.1 टर्म 0 हो रही है। तो 12th टर्म पॉजिटिव है तभी तो 12.1 टर्म 0 हो रही है, नहीं क्या? सोम नहीं समझा तुझे? समझा सर। नहीं समझा रही है। तो देख, समझा सर। हाँ, n इक्वल टू 12.1 आया है, इसका मतलब ये हुआ ना कि अपना 12 टर्म तक तो ठीक है पॉजिटिव आ रहा है, हम तो 0 कौन सी टर्म है वो देख रहे हैं और वो आ रही 12 पॉइंट समथिंग। अब ऐसा कोई टर्म्स में नहीं होता है, लेकिन ठीक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज ये सीक्वेंस से बन रहा है ना 25 22 3/4, ये इस तरह से चलता जा रहा है और एक टर्म आया अपने पास जो 0 के बहुत करीब है, कितना है सपोज 1.10 एंड देन 0 आया, और फिर इसके आगे का टर्म कुछ तो आएगा ही, सपोज -3/6 ऐसा, -3/7 ऐसा कुछ। तो 0 किसके करीब है? पॉजिटिव नंबर के करीब है, क्योंकि 12 के जस्ट बाद में 0 है, 12th टर्म के जस्ट बाद में।
तो ये किसके करीब है? इसके पहले वाली टर्म के करीब है। श्रेया समझा क्या तुझे? हाँ सर। भाई यहाँ पे अगर 12 है और 12th टर्म है, यहाँ पे 13th टर्म है, तो जीरो हो रहा है 12.1, यानी कि 12 के जस्ट बाद में जीरो हो रहा है। तो करीब कौन सा टर्म है? 12th टर्म है। जीरो के करीब 12th टर्म है, इसका मतलब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो 12th टर्म में स्मॉलेस्ट है। क्या श्रेया नहीं समझा? समझा सर। सोम, आदित्य समझा क्या तुझे? आंसर क्या आएगा इसका? गायत्री, कीर्ति समझा क्या ये? हाँ सर, समझ रहा मैं। बस यही आंसर है, और क्या? श्रेया, क्या होता अगर n का वैल्यू 12.5 आता तो? सर तो हम दोनों टर्म्स देखते हैं। नहीं ना, इसको आगे सोल्व करते हो। 5 पॉइंट कहाँ तक जाता है ये? 5 5 5, कहीं तो 1 या 2 या 4 ऐसा कुछ आता ना। हाँ समझे क्या? सर। हाँ, हाँ। पर श्रेय अगर क्या? परफेक्टली 5 आया तो? तब तो दोनों ही है, फिर हाँ। देखने की जरूरत का, दोनों ही है। मतलब जीरो एकदम बीच में, यानी पॉजिटिव वैल्यू जितनी दूर है ना उतनी नेगेटिव वैल्यू दूर है, तो दोनों सेम होगी ना न्यूमेरिकली। ओके। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे गैप बहुत रखा है मैंने ना, ये 5.1, फिर 8, फिर 9, फिर 15। एटी 12.5 होगा ना, तो हम आगे और सोल्व करेंगे इसको। जैसे अपना ये इसमें क्या आया था, 109/9 आया ना, तो हमने 12.1 बस एक डेसिमल डिजिट तक ही लिया इसको, क्योंकि पता चल गया ना किधर है। अगर यहाँ पे 12.5 आता तो इसको और डिवाइड करते, फिर अगेन 5 आता और डिवाइड करते, अगेन 5 आता और डिवाइड करते, फिर क्या पता 4 2 1 या 9 8 कुछ ऐसा आता, अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड करते। परफेक्टली अगर 12.5 होगा तो फिर दोनों टर्म, यानी कि 12.5 मतलब 12 से जस्ट आगे हाफ, और 13 से जस्ट हाफ पहले, वहां पे जीरो बन रहा है, तो उसके पहले और बाद में न्यूमेरिकली वैल्यू सेम आएगी। दोनों आंसर होते हैं। T12 and T13 is the smallest terms, are the smallest terms, because दो smallest terms है यहाँ। ओके। हाँ, नहीं ना ना, स्मॉलेस्ट टर्म 12th एंड 13th टर्म के बीच में नहीं है। वही स्मॉलेस्ट टर्म आ रही है, मतलब वो नेचुरल नंबर आएगा ना। 12.5 आंसर आया, मतलब अपना जीरो 12.5 पे आया। जीरो tn इक्वल टू जीरो किस n पे आ रहा वो देख रहे हैं हम। जीरो 12.5 पे आया, यानी कि इधर जीरो है, इधर T12 है, इधर T13 है। अब 12.5 आ रहा, मतलब ये 0.5 डिस्टेंस पे, और ये भी 0.5 पे, यानी कि एकदम बीच में है जीरो। तो जीरो के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू होगी, और जीरो के जस्ट राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यू होगी। आई मीन T12 की बात करें अगर, क्योंकि सब ट्रिक हो रहा है ना, तो T12 पॉजिटिव होगा, T13 नेगेटिव होगा, लेकिन सेम सेम है ना, मतलब ये 0.5 पे, तो T12 जितनी वैल्यू होगी उतनी उतनी कितनी T13 होगी, तो दोनों आंसर होंगे कि दोनों वैल्यू है। जैसे ये आ रही है 1/4, तो ये आएगी -1/4। न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है। कीर्ति समझ रहा है? ओके, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है? a प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन AP, then prove that 1/a, 1/b, 1/c are also in AP। सर ये बता सकते हो कैसे करें इसको? सर ABC की कुछ वैल्यूज ले। नहीं ना सर, काम नहीं करेगा वैसे। ये पता है क्यों? आप ABC का कोई वैल्यू लोगे तो ये डिसाइड करने में बहुत टाइम चला जाएगा कि ये हाँ AP सर। कब बनेगा कब नहीं बनेगा, क्योंकि ABC का वैल्यू उसी तरीके से लेना पड़ेगा। श्रेय, ये देखा क्या आपने कि अगर कोई सीक्वेंस AP में उसमें फिक्स नंबर ऐड करते हैं सारे टर्म्स में, तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो भी AP में होगा। हाँ सब्ट्रैक्ट करते सर। हैं तो भी AP में होगा। देखा क्या ऐसा? यस सर। हाँ।
जैसे यहाँ पे मैं एक ऐसा ले रहा हूँ सीक्वेंस 2 5 8 11 14 +3 +3 +3 इनका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें मैं एक एक ऐड करता हूँ ना, तो ये बनेगा 3 6 9 12 15। अब देख रहे हो सब में एक एक ऐड किया, तो पहले D3 था ना इनका कॉमन डिफरेंस, अभी भी 3 है, क्योंकि इसमें 1 ऐड किया तो इसमें भी तो 1 ऐड किया ना, डिफरेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब इसमें 1 ऐड किया तो इसमें भी 1 ऐड किया, डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि अगर ये एपी में तो ये भी एपी में होगा, नहीं क्या? सही ना श्रेया? हाँ सर। B प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, C प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, A प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, ये एपी में। अगर मैं +1 करूं तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं सर। ओके, इसका मतलब ये भी एपी में होगा। वैसा इसलिए क्या, क्योंकि न्यूमरेटर में B प्लस सी माइनस ए, अगर +1 करूंगा ना, +1 से बेटर +2 कर देते, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा, +2 +2 +2, ठीक है। तो श्रेय क्या हो रहा, अगर मैं एलसीएम यहाँ पे ए लूं तो ये बनेगा B प्लस सी माइनस ए +2a, +2a होगा, माइनस ए ऑलरेडी है तो प्लस ए बचा, राइट ना? B प्लस सी प्लस ए, क्या श्रेय ऐसे ही कर रहा हूं मैं? हाँ सर। C प्लस ए प्लस बी अपॉन बी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ये भी एपी में, क्योंकि ये अगर एपी में है तो इसको तो सिंप्लीफाई किया। श्रेय आपको पता है क्या, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, उसको किसी फिक्स नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते तो वो भी एपी में होती। जैसे 2 4 6 8 10 12 एपी में, 2 से अगर डिवाइड किया तो 1 2 3 4 5 6 एपी में, नहीं कैसे रहेगा? हाँ सर। यस। अब अगर a प्लस बी प्लस सी से हम डिवाइड करें, डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा 1/a 1/b 1/c, ये भी एपी में। बस यही तो प्रूव करना था हमें, 1/a 1/b 1/c एपी में। ओके, ठीक है श्रेया, कोई डाउट क्या? नहीं सर। ओके, एक क्वेश्चन करते ना और, द डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, डिजिट्स की बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर, हैविंग 3 डिजिट्स, ओके 3 डिजिट है, x y z सपोज, आर इन एपी, मतलब एक्स वाई जेड एपी में, their sum is 15, number obtained by reversing the digit is 594, मतलब z y x is equal to 594, ओके, लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओ, ओरिजिनल नंबर से लेस, अगर डायरेक्टली ऐसा होता तो फिर एक्स वाई जेड पता ही चल जाता। ओरिजिनल नंबर से लेस मतलब ओरिजिनल नंबर है एक्स वाई जेड, और डिजिट रिवर्स करने के बाद, यानी कि जेड वाई एक्स करने के बाद, रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ये 594 लेस है, मतलब इसमें अगर मैं 594 ऐड करूंगा तो ये ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। सही ना सर यार, रिलेशन सही लिखा मैंने? हाँ सर। ओके, फाइंड द नंबर, एक्स वाई जेड फाइंड करना। यस, बता सकते हो क्या कैसे करना? सोम बताएगा। हाँ 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 सर श्रेया। फर्स्ट टर्म को a माइनस डी, सेकेंड को a और थर्ड को a प्लस डी एज्यूम करने का। ओके, ऐसा करेंगे। फिर 3a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 5, तो मिडिल टर्म 5 है। हाँ, मिडल टर्म 5 आएगा इसमें, नहीं फर्स्ट टर्म 5 आएगा ना मिडल टर्म, हाँ आई मीन ए 5 आएगा, मिडल टर्म 5,
तो फिर बस डी फाइंड करना रहेगा। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, उल्टा वो ज्यादा बेटर मेथड है, वो ज्यादा अच्छा मेथड है इसके कंपैरिजन में। बट ऐसे नहीं कर सकते क्या? श्रेय तुम बताओ ना कैसे करें। हाँ सर यही था। ओके देखो एक्स वाई जेड एपी में, मतलब एपी में है तो ऐसा लिख सकता हूँ ना कि सेकंड मिडल का 2 टाइम्स बाकी दोनों के सम के इक्वल है। भाई देखो ना, अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2d ये एपी में है तो इन दोनों का सम देखो कितना हो रहा है, 2a प्लस 2d, यानी कि 2 कॉमन लिया तो a प्लस डी, मतलब दिस इज 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म्स, बाकी दोनों का सम 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म्स होता है। यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक्स वाई जेड एपी में तो y इक्वल टू, मतलब सेकंड का 2 टाइम्स बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा, x प्लस वाई, सॉरी x प्लस जेड। ओके 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यहां से ये बनेगा x प्लस जेड माइनस 2y इक्वल टू 0, राइट? यहां से यही रिलेशन मिल रहा है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एंड z कैंसिल हो जाएगा और इधर बनेगा 3y इक्वल टू 15, मतलब y इक्वल टू 5। मैंने ऐसे फाइंड किया y इक्वल टू 5, मिडिल टर्म 5 है। ओके श्रेया समझ आ रहा है ना? सर ये क्या सेकंड स्टेप में क्या था? देखो एक्स वाई जेड एपी में है, मतलब 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, ये समझ आया? 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। हाँ सर ये अब यहाँ पे 2y को मैंने राइट हैंड साइड में भेजा है, तो ये बनेगा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। और फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो x कैंसिल हो गया, z कैंसिल हो गया, 3y इक्वल टू 15, यानी कि y इक्वल टू 5। समझा क्या? हाँ सर। सर नंबर 852 है क्या? क्या सर नंबर 852 है। क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो सोम, हेलो सोम, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। कौन सर्विस बोल रहा है कि सोम? सर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर्विस, हाँ बोलो क्या? सर 852 आंसर है क्या? 852 देखते हैं ना, होना चाहिए। y इक्वल टू 5 मिला है, अब y इक्वल टू यहाँ पे 5 पुट करो और इसको एक्स वाई जेड को कैसे लिख सकते हैं? 100 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 10 मतलब 50 प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा, लेकिन 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 रिलेशन एक ही आएगा ना इससे, तो y एक्स एंड जेड दोनों का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, हमें ऐसे नहीं करना, इसको a माइनस सर डी। वो a माइनस डी, ए और a प्लस डी से ही कर सकते हो, हाँ हाँ वो इजी आता है। इजी जाता है, और उसी से होगा, इससे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 अननोन है ना, एक तो मिल जाएगा एपी की इंफॉर्मेशन से और उनका सम 15 है, तो ऐसे इससे एक अननोन की वैल्यू मिलेगी, दूसरी वैल्यू मिलेगी इससे, तीसरी वैल्यू मिलेगी नहीं, उसके लिए डेटा है नहीं, तो इसी से करना पड़ेगा। ठीक है a इक्वल टू 5 आया, मिडल टर्म 5। ओके number obtained by reversing the digits,
अच्छा नंबर है क्या, नंबर हमने लिया है ना a माइनस डी, ए प्लस डी, मतलब डिजिट से लिए। तो a माइनस डी मान लेते हैं 100 प्लेस पे, ये इधर की साइड में, फिर ये मिडल में है और ये यूनिट प्लेस पे, तो इसको इंटू 100 करना होगा, प्लस a इंटू 10 प्लस a प्लस डी, ये अपना नंबर है। और ये है कितना, एक बार देखते हैं ना कितना है, मतलब एक्चुअल नंबर यही है। तो ये होगा 100a प्लस 10a प्लस 1, 100 प्लस 1 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, 111 है, प्लस माइनस 100d प्लस डी, माइनस 99d हुआ ये, तो माइनस 99d। और अगर डिजिट रिवर्स करेंगे तो ये बनेगा e प्लस डी इंटू 100 प्लस a इंटू 10 प्लस a माइनस डी, यानी कि a 1100 111a 111a, और यहाँ पे 100d माइनस डी कितना, प्लस 99d। ओके, ये एक्चुअल में नंबर है जो हमने कंसीडर किया, और ये नंबर को रिवर्स करने के बाद का है। ओके देखो कीर्ति क्या होता है, अगर मैं नंबर 123 लूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। जब 149 लिया तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 9, क्योंकि ये 100 प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पे, इनको ऐसे लिख सकता हूँ। भाई हमने तो डिजिट के फॉर्म में कंसिडर किया ना, ये ऐसे नंबर थोड़ी ना कंसिडर, हमें जो रिलेशन गिवन है वो डिजिट के फॉर्म में। तो एक्चुअली नंबर क्या है, नंबर तो ये है 111a माइनस 99d, नंबर ये तो डिजिट्स है। अभी नंबर को ऐसे थोड़ी ना बना सकते हम, a माइनस डी ए प्लस डी। भाई रियल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं तो हम बना सकते हैं कि डिजिट अगर 1 2 3 है तो बताओ नंबर कौन सा, 123, लेकिन इसको नहीं बना सकते इसे। हाँ बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ए एंड डी का वैल्यू चाहिए। तो ए एंड डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ऐसा लिखा है कि क्योंकि ये जो सेकंड डेटा गिवन है ना वो उसी के अकॉर्डिंग है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो जब ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट टू डिजिट सब्ट्रैक्ट होता है, और डिजिट टू डिजिट सब्ट्रैक्ट होता है तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, 123 में से 79 माइनस कर रहा हूँ तो 3 माइनस 9 नहीं होगा, इससे ये एक लेना पड़ेगा तो 13 माइनस 9 होगा और अकॉर्डिंगली 4 आएगा। अगर डायरेक्टली डिजिट टू डिजिट सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे आप ये बोल सकते हो कि a माइनस डी ए प्लस डी है, रिवर्स करेंगे तो होगा a प्लस डी ए माइनस डी। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ बनेगा, यहाँ पे कुछ बनेगा, यहाँ पे कुछ बनेगा। ठीक है, वो अननोन में बन सकता है, नेगेटिव में भी आएगा आपके, लेकिन वो नेगेटिव में लेना नहीं ना, हमें पता है नेगेटिव नहीं होगा। इस तरीके से करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में नंबर है क्या वो हमें फाइंड करना होगा, वो ऐसे मिलेगा। कीर्ति समझा कुछ, सर ऐसा ही ना? हाँ सर। कीर्ति कोई डाउट क्या? गायत्री समझ रहा तुझे? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा सा, हाँ सर समझ रहा हूँ। बस थोड़ा सा ही समझ रहा। नहीं अच्छे से समझ रहा हूँ। देखो ना क्या हो रहा है, जो हमें नंबर मिला ना, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला है वो ओरिजिनल नंबर से 594 लेस है। ओरिजिनल नंबर है 111a माइनस 99d, इसमें से अगर 594 लेस करूं तो ये वो नंबर बनेगा जो डिजिट को रिवर्स करने पे बनता है, 111a प्लस 99d। ये रिलेशन गिवन है इस तरह का। अब मैं क्या समझा रहा हूँ कीर्ति यहाँ पे कि भाई अगर आप डायरेक्टली, जैसे हमने ये नंबर कंसिडर किया तो इसमें 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, a माइनस डी, टेंस प्लेस पे a, यूनिट प्लेस पे a प्लस डी, इसमें से 594 माइनस करोगे तो माइनस कैसे करोगे, मतलब ऐसे लिख सकते हो a प्लस डी माइनस 4, इधर आएगा a माइनस 9, इधर आएगा a माइनस डी माइनस 5, और दिस इज इक्वल टू रिवर्स, डिजिट रिवर्स करने पे जो मिल रहा है a प्लस डी ए माइनस डी, यानी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। बना सकते हैं सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना
तो एग्जैक्ट a प्लस d -4 होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 3 -79 करते हैं तो 3 - 9 करके थोड़ी ना लिखते हैं, यहाँ से एक लेना पड़ता है, तो 13/9 बनता है। रियल में रियल नंबर के लिए इस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, इसलिए हमें ऐसा बनाना पड़ा इसको। समझा क्या? मतलब डिजिट टू डिजिट सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, डिजिट टू डिजिट सब्ट्रैक्शन नहीं, डिजिट टू डिजिट सब्ट्रैक्शन नहीं। एक्चुअल में नंबर क्या है वो हमें पता करना होगा पहले। हमें तो डिजिट दिया ना ये, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर सबको ऐड करके लिखा, तो वो एक्चुअल में नंबर आया इस तरह का। और सेम रिवर्स करने पे भी ये इस तरह का। अब हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और ये रिलेशन पॉसिबल है। ओके ओके डन। कीर्ति कुछ डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट होता दिख रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ ना, हो तो रहा है। 99d plus 99d is 199, 198, sorry, 198d equal to -594, d equal to कितना, -594 अपॉन 198, 3 टाइम्स जा रहा है क्या, -3 क्या सर्विस, d इक्वल टू -3 आया मेरा। ओके, d इक्वल टू -3, तो नंबर क्या मिल जाएगा, a माइनस डी, a बोले तो a कितना 5 माइनस -3 यानी कि 8, या फिर डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं, मतलब वो सब देखने की जरूरत नहीं, या फिर इसमें भी देख सकते हो क्योंकि अब तो डिजिट फाइंड हो जाएंगे तो नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, तो इसमें रखना बेटर रहेगा ना। a की जगह 5, d की जगह -3, तो 8 5 853 854 854 नंबर है 854, और क्रॉस चेक करना है तो ये दोनों कंडीशन 5 - 3 2, कौन बोला 4, 5 - 3 2 होता है, ये क्रॉस चेक करना है ना, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देख लो कि सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, चेक करके देख लो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। सम 15 होना चाहिए, 8 + 2 10, 10 + 5 15, यस हो रहा है। अगर नंबर को रिवर्स कर दें 2 5 8, तो सब्ट्रैक्शन 594 होना चाहिए। देखो ना 594 हो रहा है क्या, 4 9 5, यस 594 हो रहा है, करेक्ट है ये। ओके श्रेया, समझा ना? हाँ सर। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, हमने क्वेश्चन बहुत कम किए, लेकिन ठीक है मैं होमवर्क देने वाला हूँ आपको बुक से। सो अर्थमेटिक मीन, अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। नाम से पता चल रहा ना, मीन मतलब क्या है, वो नंबर जो वो 3 नंबर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और बीच वाला बाकी दोनों से सेम डिस्टेंस पे, मतलब बीच वाले का फर्स्ट के साथ डिफरेंस और बीच वाले का लास्ट के साथ डिफरेंस सेम आएगा, यानी कि वो अर्थमेटिक में भी है और एक नंबर मीन में, मीन मतलब कि सेम सेम डिस्टेंस पे। ओके अच्छा, अगर कोई दो नंबर ए एन बी है, इनके बीच में ऐसा नंबर डालें कि ये तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। यानी कि दो नंबर के बीच में अगर हमने ऐसा नंबर डाला, दो नंबर के बीच में ऐसा नंबर डाला जिससे कि ये तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है श्रेया, समझा तुझे? हाँ मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना, ए कैपिटल ए बी, कैपिटल ए इसलिए लिया क्योंकि अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कैपिटल है। ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब a माइनस ए शुड बी इक्वल टू b माइनस ए, नहीं क्या? यस, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यही तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है ना, a माइनस ए इक्वल टू b माइनस ए।
ए लेफ्ट हैंड साइड में आया तो 2a, स्मॉल ए राइट हैंड साइड में गया तो प्लस, सो a इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस बी बाई 2। मतलब मैं आपको अगर है ना दो नंबर दे दूं तो आप पता कर सकते हो कि वो कौन सा नंबर है जो बीच में आने पे तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। इससे इससे पता कर सकते हो। श्रेय बताना फिर, नंबर है 2 and 12, कौन सा नंबर बीच में डालोगे तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे? 7। 7। अगर मैंने दिया 5 and 15, कौन सा नंबर? 10। क्या हाल है भाई के, क्या कर रहा भाई सैनी बॉय, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा भाई तू। कौन था रे ये? तेरा बापू बा। आदित्य, सोहम, अथर्व, सर्वेश। अभी कौन लॉगिन करके गया? हेलो आदित्य, आवाज आ रही है क्या? यस आदित्य, अनम्यूट किया मैंने। सर कोई तो अभिषेक बोर करके नाम से था। मतलब ऐसे नाम चेंज भी कर सकते क्या? जैसे आप ज्वाइन करते हो तो नाम चेंज करके ज्वाइन कर सकते हो क्या? हाँ सर। हाँ सर, वैसे तो होता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कौन था? ठीक है, लेक्चर के बाद देखते हैं। ओके। श्रेया बताना, अगर 7 and 15 है, अर्थमेटिक मीन क्या होगा? मतलब कौन सा नंबर बीच में डालो कि तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे? 11। ओके, 11, मतलब दोनों का सम करके अपॉन 2 करना। ठीक है, समझ आएगा आपको। श्रेय ये तो इजी है, पता है, एक ही अगर नंबर में बीच में डाल रहा हूँ, जैसे 7 and 15 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर डाल रहा हूँ और ये पता करना कि तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब बनेंगे, वो पता करना इजी है, 7 + 15/2। लेकिन अगर श्रेय मैं ये बोलूँ कि 7 नंबर्स मुझे डालने, तो वो 7 नंबर्स कौन कौन से? चलो 7 and 15 के बीच में टोटल 7 ऐसे नंबर डालने हैं कि सबके सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देंगे। वो कैसे करेंगे? वो हम आगे सीखने वाले, वो करेंगे। अभी फिलहाल ये याद होना चाहिए आपको, a = a + b/2। ठीक है, आगे करने वाले इंसर्शन ऑफ n नंबर्स बिटवीन, इंसर्शन ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। ओके, ओ आ भी गया है, मतलब अब भी आ गया ना, ज्यादा क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, करते हैं इंसर्शन ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a + b, a and b, a and b के बीच में n ऐसे नंबर डालना है, ये सारे के सारे नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाएंगे। ओके,
सपोज इसके बाद का जो टर्म है ना वो ए है, A1 लेता हूँ ना इसको, A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह से AN, मतलब n नंबर ए से बीच में डाल रहा हूं क्योंकि n बोला ना, n अर्थमेटिक मीन A एंड B के बीच में। ये श्रेय कैसे फाइंड कर सकते कि A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, A3 क्या होगा, A4 क्या होगा इस A एंड B के फॉर्म में, क्योंकि A एंड B हमें गिवन रहेगा ना, A एंड B गिवन है, n गिवन है कि कितने आप कितने बीच में नंबर डाल रहे हो, कितने इंसर्शन कर रहे हो ताकि ये पूरा के पूरे n+2 जो टर्म्स है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। n गिवन है, A गिवन है, B गिवन है, तो कैसे A1 A2 A3 A4 ऐसे फाइंड कर सकते हैं? यस, कुछ आइडिया आदित्य, कीर्ति? सर हम लोग को पहले एक अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, फिर सर वो अरिथमेटिक मीन और दोनों एंड्स की अरिथमेटिक मीन, और सर वैसे करते करते जितना चाहिए उतना निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, क्या सर लिखूं बताओ? सर फिर से क्वेश्चन बताओ ना, मतलब क्या पूछा था और ये अगर A1 एन सिर्फ ऑड होगा तो पॉसिबल है ये वैसे। क्या क्या? सर मतलब सर एन इसमें अगर पूछ रहा ऑड हूँ कि नंबर होगा कि नहीं जरूरी थोड़ी ना ओड इवन कुछ भी हो। सर इसमें ये पूछ रहा हूँ कि A एंड B के बीच में कितने हमने n नंबर से ऐसे डाले कि ये पूरा का पूरा AP में बन गया। अगर मुझे जाना कि A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, A B एंड N के फॉर्म में, क्योंकि हमें A गिवन रहेगा, B गिवन रहेगा कि किन दो नंबर के बीच में मैंने ये इंसर्शन कर रहा हूँ और कितने इंसर्शन है, मतलब A B एंड N गिवन है, तो ये स्मॉल A1 A2 A3 A4 इनका वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ A B N के फॉर्म में, ये क्वेश्चन है। तो जैसे दो का हमने कैसे फाइंड किया था, A B ऐसे किया था ना, A माइनस A इक्वल टू B माइनस A, मतलब 2A इक्वल टू A प्लस B, यानी कि A इक्वल टू A प्लस B बाई 2। जिस तरीके से दो नंबर का इस तरह फाइंड किया वैसे इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं? श्रेय कुछ आइडिया क्या? सर मिडल टर्म में तो मतलब मिडल टर्म से ये टर्म माइनस मिडल टर्म से क्या है ऐसा? सर मिडिल टर्म हम निकाल सकते हैं बाय ए और नहीं ना, मिडल टर्म क्यों निकालना? देखो अगर कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? ए, इसका मतलब A1 हुआ A प्लस डी, नहीं क्या? सही ना श्रेया? हाँ सर A1 इक्वल टू A प्लस डी, A2 इक्वल टू कितना? A प्लस 2D। लेकिन श्रेया डी तो हमने कंसिडर किया, डी के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, समझे क्या बात को? हाँ सर इसका मतलब इसको डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें ए एंड बी का यूज करना है। अब बी कौन सी टर्म है? अगर टोटल इंसर्शन ये n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हुई कि नहीं हुई? नहीं ना कीर्ति, वहां पे सिर्फ एक ही इंसर्शन था, यहाँ पे n इंसर्शन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n+2। इसका मतलब ये जो बी टर्म है ना, मतलब ऐसे लिखोगे Tn+2 इज इक्वल टू A प्लस n+2 -1 यानी कि n+1 इंटू डी। अब Tn+2 मतलब लास्ट टर्म है B, A कितना है, कैपिटल है, प्लस n+1 इंटू डी, हमें डी का वैल्यू फाइंड करना ना, सो डी इक्वल टू B माइनस A अपॉन n+1। श्रेया समझाइए, हाँ सर डी मिल गया, A1 इक्वल टू हमने n+2 क्यों किया? n+1 भी है ना? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2 है ना, तो n+2 टर्म है B। ओके सर नहीं समझे? समझा सर। और यहाँ पे तो -1 करते इसलिए n+1 हो गया। A1 इक्वल टू A प्लस डी, और डी की जगह ये वैल्यू पुट करने वाले हैं।
कीर्ति n+b क्यों? n+2 मतलब कौन से नंबर की टर्म b है? ये n+b क्यों करेंगे? n+2 आएगा ना, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, n+1 टर्म, n+2 टर्म। क्या कीर्ति, नहीं समझा? नहीं, n+2 देखो ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, एक ये पीछे रह गया तो इसको a को मिला के n+1 हुआ, तो ये कौन सी टर्म हुई? n+2 टर्म हुई ना, n+1 कैसे? नहीं समझा? ये बीच में n है ना टोटल, और एक ये हो गई, तो इससे b से पहले पहले n+1 हो गई, तो ये n+2 टर्म। ओके, थोड़ा सा इसको ना चेंज कर रहा हूं मैं, जो आपके स्टेट बोर्ड बुक में दिया है ना वैसा करते हैं इसको। मतलब बुक में ऐसा दिया रहेगा आपको कि जो फर्स्ट टर्म है उसको a लिया, जो लास्ट टर्म है वो b है, और बीच में जो हम अर्थमेटिक मीन डाल रहे हैं ना, मतलब जो n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, वो इस तरह से a1, a2, a3, a4, a5, an, इस तरह से चलता जा रहा है। ओके, सो d कैसे फाइंड करें? d फाइंड करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि भाई tn+2 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a की जगह तो a आएगा, tn+2 की जगह b आएगा, b इक्वल टू a प्लस n-1 की जगह n+1 आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, n+2 है, इंटू डी। सो यहाँ से d इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1, ये है। अब अगर a1 फाइंड करना तो a1 इक्वल टू होगा a प्लस डी, सिंपल, और d की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि a प्लस b माइनस a अपॉन n+1। ओके, a2 फाइंड करना तो a2 इक्वल टू होगा a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a अपॉन n+1। a3 फाइंड करना तो ये होगा a प्लस 3d, यानी कि a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए अपॉन n+1। इसी तरीके से आप नोटिस करोगे a3 है तो d के साथ 3 है, a2 है तो d के साथ 2 है, a1 है तो d के साथ 1 है। इसका मतलब an यानी कि nth वाला अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? an इक्वल टू a प्लस एन डी, मतलब a प्लस एन बी माइनस ए अपॉन n+1। श्रेय समझा? हाँ सर। याद रखना an इक्वल टू क्या होगा? a प्लस एन डी, यानी कि a प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन n+1। ओके, श्रेय एक बात नोटिस करोगे तो ये वाला n है ना, जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि थर्ड वाला अर्थमेटिक मीन क्या है, a3 क्या है, पॉसिबल है, ऐसा आ सकता है। थर्ड वाला अर्थमेटिक मीन क्या है? हमने तो n डाले, लेकिन थर्ड वाला क्या है? तो आएगा a प्लस 3 बी माइनस ए अपॉन n+1। अब जब ये हमने an फाइंड किया ना, तो यहाँ पे सिर्फ n है, और ये तो फिक्स है हर एक में, मतलब चेंज होने वाला n सिर्फ ये, जैसे a1, a2, a3, a4 में सिर्फ ये वाला n चेंज होगा, ये फिक्स रहेगा। समझे क्या? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक होती है, ध्यान रखना, जिसको रेयर मिस्टेक बोलते हैं, कि हमने देखा तो था लेकिन फिर भूल गए। ये n चेंज होगा इस अर्थमेटिक मीन के साथ साथ, लेकिन ये वाला फिक्स रहेगा। ये n कौन सा है श्रेया, बता सकते हो जो फिक्स है? सर वो नंबर ऑफ टर्म्स है, हाँ, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक। हाँ, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स का, कि कितने इंसर्ट कर रहे हैं, और ये n है कि कौन सा अर्थमेटिक मीन आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन करते हैं ना, if 11 arithmetic means are inserted between 28 and 10, then find the number of integral ams। मतलब कितने ऐसे अर्थमेटिक मीन है जो इंटीग्रल है, सारे फाइंड करने पड़ेंगे। 28 एंड 10, इनके बीच में 11 अर्थमेटिक मीन, सपोज a1,
A2, A3, A4, A5 अप टू A11। A1 इक्वल टू क्या बताया था मैंने, A प्लस B माइनस A अपॉन N प्लस 1, यानी कि 28 प्लस 10 माइनस 28 माइनस 18, यहाँ पे कर दूं क्या डायरेक्ट, बार माइनस आ गया, ऊपर 18 है और डिनोमिनेटर में n प्लस 1 यानी कि 11 प्लस 1। सिंप्लीफाई करो क्या बन रहा है, 3/2, 56 माइनस 3, 53/12। A2 इक्वल टू A प्लस 2 टाइम्स B माइनस A अपॉन N प्लस 1 इज इक्वल टू 28 माइनस, ये तो रहेगा 18/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 18/2 सॉरी 18/12, 18/12 मतलब 3/2, 3/2 इंटू 2 कितना हो रहा है 25। वैसे ही A3 फाइंड करना, A3 इक्वल टू A प्लस 3 टाइम्स B माइनस A अपॉन N प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 28 माइनस 3 इंटू 3/2, 56 माइनस 9, 47, 47/2। वैसे ही A4 फाइंड कर सकते हो, अभी ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूँ। 28 माइनस 4, 3/2, 6 गया तो 22। A5 फाइंड करेंगे तो अच्छा, इतना करने के बाद ना श्रेया हम आगे सीक्वेंस बना सकते हैं। देखो भाई फ्रैक्शन कब आ सकता, फ्रैक्शन तब आ सकता जब ये 2 कैंसिल आउट नहीं होगा, और 2 कैंसिल आउट कब नहीं होगा, जब यहाँ पे ओड आएंगे, मतलब जैसे हमने A1, A2, A3, A4 फाइंड किया, तो ये 4 किस वजह से आया, इस फोर्थ अरिथमेटिक मीन की वजह से। तो जब A5 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 6 फाइंड करेंगे तो 6 आएगा, A6 फाइंड करेंगे 6 आएगा। तो इस तरह से अगर इवन रहेगा तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ओड होगा तो 2 के साथ कैंसिल नहीं होगा, तब तो फ्रैक्शन आएगा। मतलब कि जितने नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इवन पोजीशन वाले, उन सब के लिए इंटीजर आने वाला। श्रेया समझा तुझे? हाँ सर। तो बताओ आंसर क्या होगा? 5। 5। ओके सर्वेश, कीर्ति समझ रहा ना? यस सर। ठीक है। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया अपना पूरा। टाइम क्या हो रहा है 9:35। क्वेश्चंस ज्यादा लिए नहीं, क्वेश्चंस और लेने चाहिए थे, तो ठीक है मैं कल ऐड करता हूँ इसमें। अरिथमेटिक मीन में और भी क्वेश्चंस करेंगे, पर उससे पहले आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, वो कंप्लीट करना।